Hello students, welcome to your English class. I am Rekha Tawar and today we are going to read fourth chapter of your Beehive book, that is A Truly Beautiful Mind. And I would like to begin today's class with a quote by विलियम बटलर यीट्स। विलियम बटलर यीट्स की एक बात से आज शुरू कर रहे हैं हम अपने चैप्टर को। विलियम बटलर यीट्स ने एक बार कहा था कि एजुकेशन इज़ नॉट द फिलिंग ऑफ अ पेल बट द लाइटिंग ऑफ ए फायर। कि एजुकेशन जो है वो एक बकेट को भरने की तरह नहीं है कि इन्फॉर्मेशन उसमें ठूस ठूस के भर दी जाए, बल्कि ये इस तरह से है जैसे कि कहीं पर आग जलाई जा रही हो। तो उसके लिए लगातार हमारे अंदर से लगन होनी चाहिए। तो एजुकेशन तभी हम सक्सेसफुल हो सकते हैं एजुकेशन के फील्ड में जब हमारे अंदर से इंट्यूशन हो, हमारी क्यूरियोसिटी हो, हमें नई नई चीज़ें जानने की इच्छा हो। तो आई होप कि ऑल ऑफ यू विल रिमेन मोटिवेटेड एंड रेगुलरली read and study and learn your chapters and follow the schedule which is provided by the school. You are the future of our country, so you should be really very sincere. Okay, let us come to the lesson. The writer says, who do you think of when you hear the word genius? आपको क्या लगता है जब आपके मन में एक बात आती है, जीनियस वर्ड को सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस होता कौन है? वट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? आपको क्या लगता है जीनियस में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years अगो। और अब हम एक यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसने लगभग 100 साल पहले पूरी दुनिया में मानो तूफान ला दिया था। इन द समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स। इस 1905 की समर्स में इस 26-year-old पर्सन ने, इस नवयुवक ने क्विक सक्सेशन मीन्स वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक 4 पेपर्स पब्लिश करवाए। और ये पेपर्स किस बारे में थे? अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी, इन बारे में आपके ये जो नए ये जो पेपर्स थे। His work took up only a few pages in scientific journals. उनका काम साइंटिफिक जर्नल्स में केवल कुछ ही पेपर्स में आ गया। जर्नल्स क्या होते हैं? मैगजीन। साइंटिफिक मैगजीन्स अलग से होती हैं जिनमें साइंस रिलेटेड न्यूज़ छपती हैं। बट चेंज्ड, लेकिन वो थोड़े से पेपर्स में जो वर्क था, पेजेस का जो वर्क था, चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मॉस। लेकिन उस थोड़े से काम से ही हमारी स्पेस, टाइम और पूरी यूनिवर्स के बारे में जो हमारी सोच है उसको पूरी तरह से बदल दिया। कॉस्मॉस मीन्स यूनिवर्स। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू ए सिनोनिम फॉर जीनियस। और उन 4 पेपर्स की वजह से ये जो आइंस्टाइन का नाम है एक सिनोनिम बन गया फॉर जीनियस। जीनियस वर्ड का सिनोनिम बन गया आइंस्टाइन। अभी सिनोनिम क्या होता है? ए वर्ड हैविंग सिमिलर मीनिंग। तो जैसे ही हमें कोई बोलता है आइंस्टाइन तो दिमाग में आता है जीनियस, बिकॉज ही वॉज अ जीनियस। एंड हु इज़ अ जीनियस? एन extremely intelligent, smart and talented person is called a genius. 50 years after his death, Albert Einstein's genius still reigns. अब हालांकि उनकी डेथ को 50 years हो चुके हैं, लेकिन उनका जीनियस जो है वो आज भी रीन कर रहा है। रीन मीन्स रूल्स। उनके जो जीनियस है वो आज भी रूल कर रहा है। लोग उनकी बातों को आज भी मानते हैं और वो रूल्स आज भी सही हैं। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm. अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था।
without any indication that he was destined for greatness. और जब उनका जन्म हुआ तो देयर वॉज नो इंडिकेशन, इंडिकेशन मीन्स साइन, चिन्ह, कोई इशारा, कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे पता चले कि ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस, कि वो महान व्यक्ति बनने वाले हैं. डेस्टिन्ड मतलब फेटेड, किस्मत होना, ऐसी किस्मत होना कि वो महान बनेंगे. तो कोई ऐसा भी इंडिकेशन, कोई चिन्ह नहीं था जिससे पता चलता है कि ये महान इंसान बनेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक. उनकी माँ को ऐसा लगता था कि अल्बर्ट एक फ्रीक है. फ्रीक क्या होता है? ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज़ अनयूजुअल and does not behave, look or think like others. Disapprovingly यानी अच्छी मैनर में नहीं, नेगेटिव तरीके से ये यूज़ किया जाने वाला वर्ड है ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों के जैसे नहीं दिखते हैं, या तो उनके दिखते नहीं हैं, या फिर उनके जैसे सोचते नहीं हैं, या फिर उनके जैसे बिहेव नहीं करते हैं. तो उनकी मदर को लगता था कि ये फ्रीक है, कुछ अलग है दूसरे लोगों से. टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज. उन्हें ऐसा लगता था कि इस बच्चे का सिर कितना बड़ा है. उन्हें अपने बेटे का सिर बहुत बड़ा लगता था उसे. एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉजंट टॉकिंग. जब वो 2.5 ईयर ओल्ड थे तो वो बात करना नहीं सीखे थे. जनरली बेबीज़ आफ्टर 1.5 ईयर बोलना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ अक्षर बोलते हैं, लेकिन आइंस्टाइन वॉजंट टॉकिंग, वो नहीं बोल रहे थे. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. और finally जब उन्होंने बोलना सीखा तो he uttered everything twice. Uttered means spoke. तो वो हर एक बात को दो बार बोलते थे. Einstein did not know what to do with other children. Einstein को पता नहीं था दूसरे बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उनके साथ कैसे खेलना चाहिए. And his playmates called him brother boring. और उसके प्लेमेट्स जो खेल के साथी थे वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे. सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. और इसीलिए ज़्यादातर समय आइंस्टाइन अकेले ही खेलते थे. अब ये दो सेंटेंसेस देखिए बेटा. व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक एंड आइंस्टाइन डिड नॉट नो. अब यहाँ पर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करने वाली हूँ. देखिए बेटा, इंग्लिश में एवरीथिंग इज़ एसोसिएटेड विद ईच अदर. चाहे हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम बीच में ग्रामर की बात कर सकते हैं, और ग्रामर पढ़ रहे हैं तो लिटरेचर आ सकता है साथ में. तो यहाँ पर क्या है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में फाइनली डिड लर्न टू स्पीक. ही सब्जेक्ट है, फाइनली एडवर्ब है, लर्न टू स्पीक. हमने कहा था जब हमने टेंसेस किए थे कि सिंपल पास्ट टेंस में जब हमें कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट देनी है तो हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या किया है उसने, डिड और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लर्न. तो ये ठीक है क्या? अब यहाँ पर सेकेंड सेंटेंस में डिड नॉट नो. नेगेटिव सेंटेंस में तो ये बात ठीक है कि हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. लेकिन एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में हमने पढ़ा था कि हम सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं पास्ट टेंस की बात करने के लिए. लेकिन यहाँ पे राइटर ने डिड लर्न टू स्पीक कहा है, तो इज़ ही रॉन्ग? क्या वो गलत कह रहा है? नहीं, वो गलत नहीं कह रहा है. एक्चुअली when we want to lay emphasis on anything, हम अपनी की बात पर जब बहुत ज़्यादा जोर देना चाहते हैं तो हम इस तरह की फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं. जनरली नहीं करते, जनरली आप इस तरह से यूज़ नहीं करोगे. लेकिन अगर आप एम्फेसिस दे के बात को कहना चाहते हैं, ज़ोर दे के बात को कहना चाहते हैं, तो आप इस तरह की फॉर्मेशन सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. अभी बॉक्स में बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरीज कहानी दे रखी है, उसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा. लेट अस कंटिन्यू. ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज. अब
आइंस्टाइन को ख़ास तौर से क्या पसंद था? मैकेनिकल टॉयज़ बड़े पसंद थे, मशीन वाले टॉयज़ पसंद थे। परहैप्स कार्स, प्लेन्स वगैरह उस टाइम पे होते होंगे जो उनका वो यूज़ करते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अब क्या हुआ, जब थोड़े से वो बड़े हुए तो उनकी एक सिस्टर पैदा हुई जिसका नाम था माजा। ही इज़ सेड टू हैव सेड, और उसे देख के ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने कहा, फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके व्हील्स कहाँ हैं? अब वो उतनी सुंदर सी गुड़िया को देख के उन्हें लगा कि ये कोई टॉय है, और टॉय है तो टॉयज़ में व्हील्स ज़रूर होते हैं, तो इसका व्हील्स कहाँ है? वो अपने मशीन वाले टॉयज़ की तरह उस बच्ची में भी व्हील्स फाइंड आउट करने लगे कि कहाँ पर है। क्वाइट फनी। अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he'll never make a success at anything. एक हेडमास्टर ने एक बार आइंस्टाइन से कहा था कि आइंस्टाइन कोई भी प्रोफेशन चुन ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और क्यों फ़र्क नहीं पड़ने वाला? he'll never make a success of at anything, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। अब पता नहीं उनके हेडमास्टर ने ऐसा क्यों कहा, शायद ही यूज़ टू टॉक लेस, बहुत कम बोलते थे, तो उन्हें पता ही नहीं लगा कि ये बच्चा इतना टैलेंटेड है। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। जब वो 6 साल के थे तो उन्होंने वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, और क्यों सीखना शुरू किया? क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि वो वायलिन प्ले करे। He later became a gifted amateur violinist. Violinist क्या होता है? वायलिन बजाने वाला जो म्यूजिशियन है उसे वायलिनिस्ट बोलते हैं, और एमेचर होता है डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर दैन एज अ प्रोफेशन। जब आप किसी काम को केवल अपनी एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, प्रोफेशन के तौर पर नहीं करते, तो आप कहलाते हैं अमेचर। वो काम आप एज एन अमेचर कर रहे होते हैं। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और वो बहुत ही गिफ्टेड, बहुत ही बढ़िया वायलिन बजाते थे, और ये स्किल उनकी थ्रू आउट हिज लाइफ बनी रही। ये वो बहुत अच्छा वायलिन आखिर तक भी बजाते रहे। अब उनके एक हेडमास्टर ने तो ये कहा था कि वो कुछ नहीं करेंगे, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो एक बुरे प्यूपिल नहीं थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्यूपिल? PUPIL, इट मीन्स स्टूडेंट। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कोई बुरे स्टूडेंट नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में वो हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गए, वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड। आइंस्टाइन जब 15 मंथ के थे तो उनका परिवार वहाँ शिफ्ट हो गया था और वो उनके साथ चले गए थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर सब्जेक्ट में उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। अब आइंस्टाइन की प्रॉब्लम शुरू हुई कि आइंस्टाइन को स्कूल का रेजिमेंटेशन पसंद नहीं था। अब रेजिमेंटेशन क्या होता है? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एक्सट्रीम। जब बहुत ज़्यादा हद तक डिसिप्लिन किया जाए तो दैट इज़ कॉल्ड रेजिमेंटेशन। तो आइंस्टाइन के स्कूल में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था जो उन्हें पसंद नहीं था, और इसीलिए ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। क्लैश्ड मीन्स कन्फ्लिक्टेड, उनकी कहा सुनी हो जाती थी उनके टीचर्स के साथ। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को वहाँ पर इतना स्टिफल्ड फील हो रहा था। स्टिफल्ड क्या होता है? देखिए, अनेबल टू ब्रीद, सांस नहीं लिया जा रहा हो जिसे, सफोकेटेड, सफोकेशन होना, बिल्कुल जैसे गला बंद हो गया हो, किसी ने चोक कर दिया हो, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टिफल्ड। तो उन्हें इतना स्टिफल्ड, ऐसे लगता था जैसे मेरा गला ही दबा दिया किसी ने, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड मीन्स लेफ्ट द स्कूल फॉर एवर, फॉर एवर, हमेशा के लिए छोड़ दिया उन्होंने स्कूल को। द प्रीवियस ईयर अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान।
और उससे पहले के साल एल्बर्ट के पेरेंट्स जो है वो मिलान में शिफ्ट हो गए थे एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को वो अपने रिश्तेदार के यहाँ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, बहुत लंबे डिस्कशन हुए हैं उनके परिवार में। प्रोलॉन्ग्ड मीन्स एक्सटेंडेड, बड़ी देर तक बैठ के डिस्कशंस हुए पूरे परिवार में। आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन ए सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। और बहुत लंबे डिस्कशंस के बाद फाइनली आइंस्टाइन की जो विश थी, इच्छा थी कि वो अपनी एजुकेशन को जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड का में जाके पूरा करें। स्विट्ज़रलैंड के उस हिस्से में जहाँ पर जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर पूरा करना चाहते थे वो। और ये विश उसके पेरेंट्स मान गए। और वहाँ वो क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि वहाँ के स्कूल्स जो हैं वो ज़्यादा लिबरल थे, वो उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे जितना कि आइंस्टाइन का म्यूनिक वाला स्कूल हुआ करता था। देखिए, लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियंस, दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करना। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics. And after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. Einstein मैथमेटिक्स में बहुत ही अच्छे थे और फिज़िक्स भी उन्हें बहुत ही अच्छी लगती थी। और अपना स्कूल जब उन्होंने फिनिश किया, he decided to study at a university in Zurich. उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक में जाकर यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे। But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustache. अब ये walrus जो है वो मुस्टाश की एक टाइप होती है, जैसे इन्होंने पिक्चर में दिखा रखी है। तो वो कहता है राइटर कि केवल स्टडीज़ में ही, साइंस में ही इंटरेस्टेड नहीं थे वो, उसके अलावा भी इस डैशिंग यंग मैन, डैशिंग मीन्स स्मार्ट, हैंडसम, तो ये जो हैंडसम यंग मैन था, इसके इंटरेस्ट में कुछ और चीज़ें भी थी जिनके पास वॉलरूस मुस्टाश थी। देखिए कैसी पर्टिकुलर टाइप की मुस्टाश है, उसे वॉलरूस मुस्टाश कहते हैं। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Marik, whom he found to be a clever creature. अब साइंस के अलावा और क्या इंटरेस्ट था उनका कि एक फेलो स्टूडेंट थी मिलेवा मारिक, वो भी उनमें भी इंटरेस्ट था, जिसे वो एक क्लेवर क्रीचर कहते थे। क्लेवर क्रीचर मीन्स इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही इंटेलिजेंट थी वो। दिस यंग सर्ब उन्हें क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो सर्बिया से बिलोंग करते थे। तो दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। वो स्विट्ज़रलैंड में पढ़ने के लिए इसलिए आई थी क्योंकि ज्यूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वो उन कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में थी जो महिलाओं को डिग्रीज दिया करती थी। एक्चुअली एट दैट टाइम यूरोप में भी महिला शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ ऐसी थी जो महिलाओं की शिक्षा के लिए काम करती थी। तो वहाँ पर उस यूनिवर्सिटी में विमेन एजुकेशन प्रोवाइडेड थी, इसीलिए वो भी वहाँ पढ़ने आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन ally अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। ally मीन्स फ्रेंड। तो आइंस्टाइन को उनमें एक फ्रेंड नज़र आया फिलिस्टीन्स के अगेंस्ट। अब ये फिलिस्टीन्स कौन है? देखिए, ए वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट पीपल who do not like art, literature और म्यूज़िक। एक ऐसा शब्द है फिलिस्टाइन
जो ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक को पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विद whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds। अब इस तरह के लोगों को फिलिस्टाइंस कहते थे और इन लोगों के साथ वो हमेशा क्लैश में रहते थे। एट ऑड्स में कन्फ्लिक्ट में रहना, झगड़ा होते रहना। और ये लोग, इस तरह के लोग उसके अपनी फैमिली में भी थे और यूनिवर्सिटी में भी थे। द कपल फेल इन लव। जब आपके थॉट्स एक जैसे होते हैं तो फिर आप एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, तो वैसा ही उनके साथ हुआ। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इन टू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस। लेटर्स सर्वाइव, लेटर्स सर्वाइव मतलब आज भी वो लेटर्स हैं, इन विच जिनमें दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स जिसमें उन्होंने अपनी भावनाएं शब्दों में व्यक्त की थी। और उनमें क्या किया हुआ है, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, कि साइंस और फीलिंग्स दोनों को मिला दिया गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए उनकी किसी लेटर की लाइन्स दी गई हैं। रोट आइंस्टाइन ने लिखा, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी when we both have brought our work on relativity in a victorious conclusion। आइंस्टाइन मिलेवा को लिखते हैं कि हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी, कि मैं कितना खुश और गर्व महसूस करूँगा जब वी बोथ, हम दोनों, हैव ब्रॉट, लेकर आएंगे, आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी ऑफ टू ए विक्टोरियस कंक्लूज़न, की जो रिलेटिविटी के बारे में हमारे विचार हैं उनको एक विक्टोरियस कंक्लूज़न तक ले आएंगे। यानी कि अभी उनके कंक्लूज़न उसके थ्योरी के हुए नहीं थे, तो लेकिन वो सोच रहे थे कि हमारे इन विचारों से कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो उसको कह रहे हैं ऐसी बात। तो क्या है कि मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट था और वो साइंटिफिक तरीके से आपस में बात करते थे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में जब वो 21 ईयर्स के थे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट थे, ग्रेजुएशन उनकी पूरी हो गई थी, एंड अनएम्प्लॉयड, और साथ ही साथ वो क्या थे, बेरोजगार, काम नहीं था उनके पास। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, gave private lessons and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern। अब इंटेलिजेंट तो वो थे, तो उन्होंने, अनएम्प्लॉयड तो ऐसा पर्सन रह ही नहीं सकता जिसके पास नॉलेज हो और जो विलिंग हो काम करने के लिए, तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं हो सकता। तो उन्हें क्या मिला, शुरू में उन्होंने एज अ टीचिंग असिस्टेंट काम किया, गेव प्राइवेट लेसन्स, और लोगों के घर जाकर उनको ट्यूशन्स देते थे, उनको प्राइवेट लेसन्स पढ़ा कराते थे। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902, और 1902 में फाइनली उन्हें एक जॉब मिल गई, और वो जॉब किसकी थी, एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न में एक पेटेंट ऑफिस था, वहाँ पर एक टेक्निकल एक्सपर्ट की उन्हें जॉब मिल गई। अब ये पेटेंट क्या होता है, ए डॉक्यूमेंट which gives the rights of, पेटेंट होता है a document which gives the rights of an invention to an inventor, कि अगर कोई इंसान कोई नई चीज़ खोजता है तो वो पेटेंट ऑफिस में जाके बताता है कि भाई मैंने ये नई इनोवेशन की है और इसको पेटेंट कीजिए, फिर वो उसके नाम से रिजर्व हो जाती है और सबको बताया जाता है कि ये इसकी है, ठीक है। तो वो उनका काम था दूसरे लोगों के काम को जज करना। While he was supposed to be assessing other people's inventions, तो वहाँ पर उनका काम क्या था कि दूसरे लोगों ने जो खोज कर रखी है उसको असेस करना, उसको जज करना कि उन्होंने सही से किया है कि नहीं किया है, और वास्तव में ये इन्वेंशन है क्या। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट, लेकिन वहाँ पर काम करते हुए आइंस्टाइन वास्तव में अपने आइडियाज़ भी डेवलप कर रहे थे चुपचाप। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। He is said to have jokingly said to have
जोकिंगली कॉल्ड। अब जोकिंगली कॉल करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। वो कहते थे, मजाक मजाक में ऐसा कहा जाता है, इज सेड टू हैव का मतलब है कि वो ऐसा कहा जाता है कि वो मजाक में अपने उस डेस्क ड्रॉर को ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहते थे। अब ब्यूरो क्या होता है? ब्यूरो होता है एजेंसी, है ना, सीबीआई है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो एजेंसी को ब्यूरो कहते हैं। लेकिन एक ऐसा राइटिंग डेस्क जिसमें ड्रॉर्स लगी हों, उसे भी हम ब्यूरो कहते हैं। तो व्हेन ही सेड ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, एक्चुअली ही वाज यूजिंग पन। अब इंग्लिश लैंग्वेज में एक लिटरेरी डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं पन। और पन में क्या होता है कि एक वर्ड जिसके दो मीनिंग्स निकलते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। वहाँ पर कहा कुछ जा रहा है और उसका मीनिंग कुछ और बताया जा रहा है। तो वो कहे तो ब्यूरो मतलब डेस्क ड्रॉर को बोल रहे थे, ठीक है, डेस्क ड्रॉर वाला डेस्क जो है उसको ब्यूरो कहा जा सकता है। लेकिन एक्चुअली उसमें उनके थ्योरेटिकल आइडियाज़ थे, थ्योरेटिकल फिजिक्स के, तो इसलिए वो एक एजेंसी भी थी। तो यहाँ पर वो एक पन लिटरेरी डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं। हम जनरली भी ऐसा कर जाते हैं ना, कई बार मजाक मजाक में कहते कुछ हैं, उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो ऐसे ही वो करते थे। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. जो उनकी फेमस पेपर्स हैं उनमें से 1905 में जो पब्लिश हुए, उनमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि उनको एज इट इज़ नहीं मापा जा सकता, उनमें वो वेरिएबल है, उनमें चेंज हो सकता है। और उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम if they come together again after a journey and if one of them has been moving very fast relative to the other. अब उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया कि हम दो घड़ियाँ ले लें, एक घड़ी ये हो गई और एक घड़ी ये हो गई, ये दो घड़ियाँ हैं, दोनों घड़ियों को हमने अलग अलग ट्रेन में रख दिया या अलग अलग गाड़ी में रख दिया, और इस वाली को हमने 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया और इस वाली को हमने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाया। तो दोनों घड़ी जब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इन्हें रोका जाएगा तो दोनों घड़ियों में टाइम सेम नहीं शो होगा। एक घड़ी इनमें से रिलेटिवली स्लो शो होगी कंपेयर टू द अदर। एक घड़ी का टाइम जो है वो दूसरी घड़ी से कम पीछे नज़र आएगा। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy. और इसके बाद उन्होंने अपना दुनिया का वो फेमस फार्मूला दिया जिससे हम मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं। E is equal to mc square, where in this mathematical equation E stands for energy, m for mass and c for speed of light in a vacuum. तो ये हमारा फॉर्मूला आप साइंस में भी पढ़ेंगे कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से आइडिया दिया। एक फ़नी सी बात भी आइंस्टाइन की बताई हुई है यहाँ पे कि व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, रिलेटिविटी किस तरह से बता रहे हो कि अगर एक लड़की के साथ अगर 2 घंटे से बैठे हो तो आपको इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो आपको लगेगा 2 ही मिनट तो हुए अभी। एंड व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, और हॉट स्टोव पे, गर्म स्टोव पे अगर 2 मिनट के लिए भी उठा दिया जाए तो इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे 2 घंटे से आप बैठे हुए हो। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। जैसे पढ़ने के लिए बैठते हो तो ऐसा लगता है कब से बैठा हुआ था, और जब टीवी के सामने बैठते हैं या मोबाइल के सामने बैठते हैं, कुछ गेम खेल रहे होते हैं, तो क्या लगता है अभी तो बैठा था मम्मी, है ना? ऐसा ही होता है ना आपके साथ भी। So similar sort of thing is being told by the scientist also.
Einstein was solving the most difficult problems in physics. His private life was unraveling. Unraveling means starting to fail. खराब हो देना, ख़त्म हो जाना कह सकते हैं। कहते जब आइंस्टीन की ये साइंस की, फिज़िक्स की प्रॉब्लम्स को, सबसे ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर रहे थे, उस समय हिज प्राइवेट लाइफ, उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो भी क्या हो रही थी, वो फेल कर रही थी, वो ख़त्म हो रही थी। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अब मिलेवा को शुरू से पसंद करते थे, वो चाहते थे मिलेवा से शादी कर ली जाए, लेकिन उनकी बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ उसके अगेंस्ट थी कि मिलेवा की उनसे शादी की जाए। She thought Mileva, who was 3 years older than her son. उन्हें ऐसा लगता था मिलेवा, क्योंकि उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी, was too old for him. वो कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी उसके बेटे के लिए। She was also bothered by Mileva's intelligence. और सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें इस बात की होती थी कि मिलेवा भी इंटेलिजेंट थी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड। उनकी माँ कहा करती थी कि ये तुम्हारी तरह बिल्कुल किताब ही है। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, और आइंस्टीन ने शादी को टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस पेयर ने फाइनली 1903 में शादी की। एंड हैड 2 sons, और 2 बेटे भी हुए उनके। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, लेकिन 2 साल के बाद वो मैरिज जो है फॉल्टर कर गई। फॉल्टर मीन्स बिकेम वीक, कमज़ोर पड़ गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। और वो क्यों फॉल्टर करने लगी, क्योंकि मिलेवा, जैसा कि उनकी मदर कहती थी, शी इज़ ए बुक लाइक यू, तो वो भी बहुत इंटेलिजेंट थी। शी वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, और घर में रहने से उनका जो इंटेलेक्चुअल एम्बिशन जो था, जो वो करना चाहती थी, वो नहीं कर पा रही थी, और इसीलिए वो एक अनहैप्पी हाउसवाइफ बनती जा रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, कई सालों तक लगातार लड़ने के बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919। ये कपल ने 1919 में डिवोर्स ले लिया। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, और उसी साल आइंस्टीन ने फिर से शादी कर ली। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में जो नया चैप्टर एल्सा के साथ शुरू हुआ, ये कोइंसाइड किया। कोइंसाइड मीन्स टू टेक प्लेस एट द सेम टाइम, उसी समय हुआ जब वो दुनिया में फेमस हुई। टू हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, दुनिया की में फेमस होने के समय में। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो उन्होंने 1915 में ही दे दी थी, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसके कारण एक ग्रेविटी के बारे में एक नई इंटरप्रिटेशन समझ पैदा हुई। लेकिन एन एक्लिप्स इन ऑफ द सन in 1919 brought proof that it was accurate. 1999 में एक एक्लिप्स हुआ, सोलर एक्लिप्स हुआ, और उसने प्रूव किया, और उस एक्लिप्स की वजह से प्रूव हुआ कि आइंस्टाइन जो कह रहे थे वो बात बिल्कुल सही थी। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. आइंस्टीन ने बिल्कुल करेक्टली, बिल्कुल सही कैलकुलेशन कर दी थी एडवांस में ही, कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स, सूरज से डिफ्लेक्ट होगी। डिफ्लेक्ट मीन्स चेंज डायरेक्शन बिकॉज इट हिट समथिंग। अब किसी चीज़ को अगर सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा रखा है, यहाँ से हमने एक तार फेंका तो इसे टकराया, ये यहाँ पे गया, तो ये इट इज़ क्या है, डिफ्लेक्शन हो गया। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होगी। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, और न्यूज़पेपर्स में उनका नाम
एक बहुत ही प्रोक्लेम किया गया, प्रोक्लेम मीन्स अनाउंस, बार बार बताया गया इस साइंटिफिक रेवोल्यूशन कि ये इंसान एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन लेके आया है, बिल्कुल नए विचार लेके आया है और जो बहुत सही लग रहे हैं। और इसके साथ ही आइंस्टाइन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921। ये एक स्वीडिश साइंटिस्ट हुए थे अल्फ्रेड नोबेल, और उनकी याद में एक नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो वो आइंस्टाइन ने को ये नोबेल प्राइज़ मिला 1921 में। ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स। अब ये शावर्ड मतलब क्या होता है, बरसात होने लगना। तो ही वॉज शावर्ड विद ऑनर्स एंड विद इन्विटेशंस। अब उनके ऊपर सम्मान की और निमंत्रण की बरसात होने लगी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से। एंड लॉडेड बाय द प्रेस। लॉडेड मीन्स प्रेज्ड, अप्रिशिएटेड। उनकी प्रेस में, उनकी न्यूज़पेपर्स में तारीफ होने लगी। When the Nazis came to power in Germany in 1933, अब 1933 में क्या हुआ, जर्मनी में नाजीज पावर में आ गए। तो आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, और उस समय आइंस्टाइन इमिग्रेट कर गए। इमिग्रेट मीन्स टू लीव वंस कंट्री टू सेटल समवेयर एल्स, कहीं और रहने के लिए जब देश को छोड़ दिया जाए तो उसे इमिग्रेशन कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने अपना देश छोड़ दिया और वो यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर। अब वो कहाँ के हो गए, अमेरिका के हो गए। तो ये जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो सारे के सारे बहुत ही परेशान हो गए, अपसेट हो गए। इन एन अप्रोर मीन्स टू बी वेरी अपसेट, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए ये सारे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। उनमें से कई सारे ऐसे थे जो फासिज्म से भाग के आए थे। फ्ली की 3rd फॉर्म होती है फ्लैट, जिसका मतलब होता है तेज़ी से भागना। तो वहाँ से भाग कर आए थे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जैसा कि आइंस्टाइन भी वहाँ से भाग कर आया था। एंड नाउ दे वर अफ्रेड, और अब उन्हें डर था, द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बॉम्ब, कि नाजी लोग अब, क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पता चल गया है, तो वो अपना एटॉमिक बॉम्ब बना सकते हैं और उसे एक्सप्लोड कर सकते हैं, कहीं पर युद्ध में इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ ए कोलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939 in which he warned. अब at the urging means pressing, forcing, मजबूर करना। एक उनके कोलीग ने उन्हें फोर्स किया कि भाई तुम फेमस हो तो राइट ए लेटर टू प्रेसिडेंट। तो उन्होंने, आइंस्टाइन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। तो उनको उन्होंने लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, एंड वॉर्न्ड, और उन्होंने चेतावनी दी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस तरह का एक अकेला बम भी एक्सप्लोडेड इन एयरपोर्ट, अगर एक पोर्ट में, एक बंदरगाह पे एक्सप्लोड कर दिया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर, तो वो पूरे के पूरे पोर्ट को नष्ट कर देगा विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। टेरिटरी मीन्स एरिया, कि वो पूरे पोर्ट को भी नष्ट कर देगा और उसके आसपास के भी कुछ एरियाज को नष्ट कर देगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट मीन्स हैड एन इफेक्ट। क्या मतलब वो इस लाइन का, कि उसके शब्दों का असर हुआ। और असर क्या हुआ, द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन ए सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। असर ये हुआ कि अमेरिकन्स ने अपने ही सीक्रेट प्रोजेक्ट में उन्होंने खुद ही एटॉमिक बॉम्ब बना लिया। एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जापानीज सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में उस बॉम्ब को ड्रॉप कर दिया गया, गिरा दिया गया, और ये दोनों शहर बर्बाद कर दिए गए। Einstein was
deeply shaken by the extent of the destruction. आइंस्टाइन इस सारे डिस्ट्रक्शन से बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ही ज़्यादा हिल गए थे. शेकन में मीन्स मूड, बहुत हिल गए थे वो अंदर तक. दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव. मिसिव मीन्स ए लॉन्ग ऑफिशियल लेटर, एक लंबा सा ऑफिशियल लेटर जो होगा उसे हम, और ओपन ऑफिशियल लेटर उसे हम मिसिव कहेंगे. तो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस, एक संस्था बनी थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जो कि देशों के बीच में पीस मेंटेन करने के लिए बनाई गई थी. तो आइंस्टाइन ने उसको लिखा. इन इट ही प्रपोज्ड, उन्होंने प्रपोज किया द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, कि पूरी दुनिया की एक ही गवर्नमेंट बना दी जाए. अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इम्पैक्ट. अनलाइक मतलब उससे अलग. किससे? लेटर टू रूजवेल्ट. रूजवेल्ट को उन्होंने जो लेटर लिखा था उसका असर क्या हुआ था? अमेरिका ने बॉम्ब बना लिया. लेकिन इस लेटर का जो इन्होंने यूनाइटेड नेशंस को लिखा, इसका कोई असर नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले एक डिकेड तक आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. आइंस्टाइन और ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते चले गए. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू आर्म्स बिल्डअप. एजिटेटिंग मीन्स टू अराउज पब्लिक फीलिंग, कि लोगों को मोटिवेट कर रहे थे फॉर एन एंड, कि वो एक एंड ला सकें टू द आर्म्स बिल्डअप. अब यहाँ पर आर्म्स का मतलब बाजुएं नहीं है, आर्म्स का मतलब है हथियार. बिल्डअप मतलब उनको बनाकर रखना, कि ये जो दुनिया में एक होड़ लगी हुई है कि मैं ज़्यादा हथियार बनाऊंगा, मैं ज़्यादा हथियार रखूँगा, उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने एफर्ट्स किए, लोगों को मोटिवेट किया, उनको जागरूक करने की कोशिश की. एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी, और एज अ साइंटिस्ट उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसका यूज़ किया उन्होंने टू कैंपेन. कैंपेन मीन्स ए कनेक्टेड सीरीज ऑफ ऑपरेशंस टू ब्रिंग ए पर्टिकुलर रिजल्ट. कुछ रिजल्ट लाने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप जब काम करते जाए तो उसे कैंपेन कहेंगे. और वो उन्होंने कैंपेन किसके लिए चलाया? फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, शांति और लोकतंत्र के लिए उन्होंने कैंपेन चलाया. When Einstein died in 1955, 1955 में जब आइंस्टाइन की डेथ हुई एट द एज ऑफ 76 ईयर ओल्ड थे वो. ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी. विजनरी क्या होता? ए पर्सन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर इन एन ओरिजिनल एंड इंटेलिजेंट वे. जो दूरदर्शी, हिंदी में एक वर्ड होता है दूरदर्शी, जो दूर की बात को समझ सकता है, देख सकता है, उसे हम विजनरी कहेंगे, दूरदर्शी कहेंगे. तो उन्हें ही वॉज सेलिब्रेटेड है. सेलिब्रेटेड मीन्स उनको कहा जाता है, माना जाता है. कैसे? एक विजनरी के तौर पर और एक वर्ल्ड सिटीज़न के तौर पर, एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस. जितना लोग उन्हें उनके साइंटिफिक जीनियस होने के लिए याद करते हैं, उतना ही एक वर्ल्ड सिटीज़न होने के लिए भी याद करते हैं. सो इन दिस चैप्टर वी हैव कम टू नो अबाउट अ ग्रेट जीनियस Albert Einstein, who not only worked hard to achieve success in physics but also in politics. और दोनों तरह से उन्होंने वर्ल्ड पीस के लिए काम किया. So he will always remain in the hearts of the people forever. With this lesson comes to an end. Thanks for watching my video, and stay home, stay safe, stay motivated. Have a nice day.